हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का नागरिक शास्त्र का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 है आपका व्यवस्थापिका, कानून बनाना। कानून कैसे बनते हैं, नियम कैसे बनते हैं, आपको ये सब बताया जाएगा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, भूगोल में, कि राज्य सरकार होती है, राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये सब सरकार आप सुनते रहते हैं, केंद्र सरकार। ये सरकार होती क्या है, सरकार के कैसे अंग हैं, किस तरह से उसका बंटवारा होता है, किस तरह से उसके काम होते हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप छोटे हैं, थोड़े थोड़े स्तर से इसको समझते चलेंगे। जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको और इसकी डिटेल बताई जाएगी। तो थोड़ा बहुत जानना आपको ज़रूरी है कि हमारे जो नियम कानून बनते हैं, सरकार का गठन होता है, कैसे होता है, कैसे काम होता है। तो अभी आप ये हम सब आपको गतिविधि के द्वारा भी कराएंगे। आप ही का बाल मंत्रिमंडल बनता है ना स्कूल में, प्रधानमंत्री और ये सब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब चुने जाते हैं। तो वो उस तरह से हम नामांकन कराएंगे, आपका चुनाव कराएंगे, आप वोट देंगे। इसी तरह से हम आपको लोकसभा, राज्यसभा, संसद की कार्यवाही आप ही को मंत्री बनाएंगे और आप ही से करवाएंगे। लेकिन उस सब को करने से पहले, उस सबको जो गतिविधि हम कराएंगे वो तब आप कर पाएंगे, तब आप उसको समझ पाएंगे जब आप इसकी थ्योरी को समझे रहेंगे, थोड़ा सा सरकार के बारे में उसको जानते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको करना क्या है ना। तो इसके लिए हम इस पाठ को अब पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या। तो आप देखते हैं कि हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर राज्य मिलकर के देश पूरा बना है। जो हमारा भारत देश है उसको राज्यों में बांट दिया गया है। आपको मालूम है ना कि राज्यों में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो और केंद्र शासित प्रदेशों में तो ये पूरा संघ से मिलकर के ही हमारा भारत देश बना है। तो आपको ये कल ये भी आपको नक्शे में आप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा कौन सा राज्य है, कितना है, आपको पता है ना, आप भी पढ़े हैं भूगोल में। तो कक्षा 6 में आपने सब महाद्वीप और ये देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पढ़े हैं। अब बात आती है कि भारत में जो केंद्र है, संघ है और राज्य सरकार हैं, इनके सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं। संविधान में लिख दिया गया है कि केंद्र सरकार को क्या क्या काम करना है और राज्य सरकार को कैसे काम करना है, और उसी के अनुसार हमारे देश का शासन व्यवस्था चलता। अभी हमने आपको संविधान बताया ना पहले चैप्टर में कि संविधान में सब नियम कानून लिखे हैं, देश को, सरकार को चलाने के कामकाज लिखे हैं उसमें। और ये नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नियम नहीं हो, मान लीजिए नियम ही ना बनाए जाएं तो क्या होगा, अराजकता हो जाएगी, कोई नियम का पालन ही नहीं करेगा। तो इसलिए हर चीज़ के नियम हमारे संविधान में लिखे हैं, उनको हमको पालन करना है। तो जो हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके भी कार्य निश्चित हैं। और कैसे कार्य निश्चित हैं कि संघ और राज्य के काम भी बांट दिए गए हैं। जैसे कि हर जगह होता है कि स्कूल संस्था है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक का काम अलग है, सहायक अध्यापक का कार्य अलग है, चपरासी का काम अलग है। आप बच्चे हैं, आपका काम है पढ़ना, जानकारी लेना। तो सब घर में है, मम्मी का काम अलग होता है, पापा का काम अलग है ना, बांट दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सबको पता है कि हमको क्या क्या करना है। तो उसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी काम बांट दिए गए हैं ताकि उनमें आपस में मन मुटाव ना हो। ऐसा ना हो एक, जैसे मान लीजिए अगर घर में काम ना बटा हो या स्कूल में, तो एक ही काम को सब लोग करने लगेंगे, बाकी काम पड़ा रह जाएगा। तो इसी तरह से बंटवारा का जिस तरह घर के और स्कूलों हर जगह के काम में होता है, तो हमारे देश के कामों को भी बांट दिया गया। संघ के काम अलग दे दिए गए हैं केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार का काम अलग दे दिया गया है। अब ये आपको जानना है कि कौन से विषय हैं, किन चीज़ों पे। तो संघ सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो जो कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा। वह ऐसे मामलों पर, ऐसे विषयों पर कानून बनाती है जो पूरे राज्य के लिए, मतलब सभी राज्यों के लिए आवश्यक है। और आप देखेंगे कि संघ और राज्य सरकार अपने राज्य के लिए बनाएगी। तो संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 लिस्ट ऐसी बना दी गई हैं जिनमें कामों का बंटवारा कर दिया गया है। तो हमारे जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण यही है कि उनके कामों का बंटवारा, ये सूचियाँ
ये जो विषय की सूचियां बनाई गई हैं ये हमारे मतलब संघीय राज्य का प्रमुख लक्षण है, मेन विशेषता। कोई आपसे पूछे कि क्या संघीय राज्य की मेन विशेषता क्या है, कि कामों का बंटवारा कर दिया गया है। किस तरह की सूची बनाई गई है? 3। कौन कौन सी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या होती है? जो केंद्र सरकार, संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, केंद्र सरकार जिस पर जिन विषयों में कानून बनाती है वो संघ सूची के विषय होते हैं। और दूसरा राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो जिन विषयों पर राज्य सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, व्यवस्था देखती है, वो राज्य सूची में विषय होते हैं। तो अब तीसरी ये समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में वो होते हैं विषय जिसमें राज्य सरकार भी काम करती है और केंद्र सरकार भी, दोनों का करना है। मान लीजिए दोनों ने एक ही विषय पर नियम बना लिए, अब मतभेद है, अलग अलग बन गए, वो कुछ कह रहे, राज्य सरकार अलग कह रहा है, केंद्र सरकार अलग कह रहा है, तो किसका माना किसका जाएगा? केंद्र सरकार का, है ना। तो दोनों के विषय अलग है समवर्ती में। आप देखिए, आप यहाँ पर एक एक सूची को पढ़ते चलिए कि अब संघ सूची, संघ सूची के विषय की देखिए आपकी किताब में लिस्ट दिखाया गया है चित्रों को, आपको इसको कॉपी में भी बनाना है और इसको समझना है, सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है कि संघ सूची वे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। तो जिनमें कौन से विषय हैं? जैसे रेल, मतलब रेल मंत्रालय, रेल से पूरे देश में एक से नियम चलेंगे रेल में। ये नहीं कि राज्य सरकार अलग अपना रेल का नियम लगा दे, नहीं, वो रेल से जो भी किराया बढ़ाना हो, यात्री की सुविधा बढ़ाना हो, ट्रेनें चलाना हो, जो भी उससे रिलेटेड नियम कानून बनाना है वो सब कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जो रेल मंत्रालय है वो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, ये विषय किसका है? रेल का, केंद्र सूची का, संघ सूची का। जल परिवहन, जो जहाज है, जल परिवहन आपने पढ़ा था, 3 स्थल है ना, तो उससे भी रिलेटेड सब चीज़ें, इससे संबंधित सभी विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी। और हवाई जहाज, हवाई जहाज यात्रा कैसे नियम कानून हवाई जहाज से रिलेटेड भी कौन बनाएगा? संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्गों से, बैंक के बारे में एक से नियम रहेंगे, ये नहीं कि किसी राज्य में अलग बैंक है का नियम है, किसी राज्य में नहीं, वो राज्य स्तरीय बैंक अपने अलग हैं, लेकिन पूरे बैंक के नियम जो भी कानून बनेगा वो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा, केंद्र सरकार बनाएगी उसके लिए कानून। विदेशी मामले हैं वो भी राज्य सरकार नहीं, संघ सूची केंद्र सरकार में है विषय। स्मारक बनाना, रक्षा का भी संबंध है, संचार संसाधन है, डाक एवं तार है। तो ये कुछ विषय आपको बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि संघ सूची में दिए गए हैं। लेकिन इन कुछ विषयों को आपको कॉपी में चित्र भी बनाना है और इनको याद भी रखना है। हम आपसे पूछेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, केंद्र सरकार किन विषयों पे बनाती है, राज्य सूची का देख लीजिए आप। तो जो राज्य सूची है, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है, मतलब राज्यों को होता है। अपने अपने राज्य अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे पुलिस व्यवस्था, हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ देश में कैसे व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाएगी, क्या करेगी, है ना। स्वच्छता से रिलेटेड है, सफाई के लिए हर देश अपने अपने अधिकार, नियम, कानून बना सकती है। मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली जो अदालतें होती हैं, मामले कैसे सुलझाने हैं, कारागार और सड़क, अपने राज्य के अंदर की सड़कें। तो ये सब विषय किसके हैं? राज्य सूची के। अब आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में क्या रखा गया? जैसे चिकित्सा, चिकित्सा के लिए राज्य सरकार भी अपने मतलब उसके नियम कुछ बना सकती है, हर अलग अलग सुविधाएं दे सकती हैं। कोई राज्य सरकार ज़्यादा सुविधा दे सकती है, कोई कम दे सकती है, लेकिन केंद्र भी बोल सकती है उसमें, केंद्र सरकार भी बोलेगी। जैसे कि हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना, है ना, हर आंगनबाड़ी बनना, हर गांव वालों को टीकाकरण, ये सब कुछ केंद्र सरकार इसमें सहयोग देती है। कुछ पैसा केंद्र सरकार लगाती है और कुछ पैसा राज्य सरकार। इसी तरह आपसे शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार भी करेगी, इसमें केंद्र सरकार के नियम भी चलेंगे, केंद्र की ज़्यादा मान होगी। वन है, विवाह है, समाचार पत्र हैं, पुस्तकें हैं, उद्योग है, बिजली है, परिवार है,
और धार्मिक संस्थाएं इस संबंध में समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें नियम बना सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा बने कि एक ही विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बना दे और दोनों के अलग अलग हों, तो फिर संघ के नियम को ही प्रमुखता दी जाएगी, उसी को माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। अब आते हैं कि हम देखते हैं कि जो सरकार है हमारी, हम कहते हैं सरकार, आखिर इस सरकार में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं? सरकार होती क्या? क्या एक प्रधानमंत्री सरकार हो गया? क्या एक राष्ट्रपति सरकार हो गया? नहीं, हम कहते हैं सरकार ये करती है, सरकार वो करती है। ये सरकार में आता क्या क्या है ये जानना भी तो आपको नहीं मन में प्रश्न उठता कि सरकार में क्या होता होगा, कौन होता होगा। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, 3 इसके विभाग हैं जो मिल करके हम इसको कह देते हैं सरकार। तो इनके 3 अंग कौन कौन से देखिए, एक है व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, आपको व्यवस्थापिका शब्द से ही पता चल रहा है व्यवस्था बनाने का काम। व्यवस्था कैसे बनेगी? कानून से, नियम से। अगर हम किसी चीज़ का नियम नहीं बनाए तो व्यवस्था रहे? मान लीजिए हम स्कूल आने का नियम बना दिए हैं कि 9 बजे से स्कूल खुलेगा। अगर हम ऐसा कोई नियम ना बनाए तो कोई 10 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, तो अव्यवस्था हो जाएगी, है ना। खाना किसी के लिए खाना समय पे बनेगा और खाना खाने के लिए लोग बाद में आएंगे, तो कैसे बनेगा? तो व्यवस्थापिका एक अंग है। तो व्यवस्थापिका क्या करेगी? नियमों को बनाएगी, कानून को बनाएगी कि कौन से नियम लागू होंगे। वो नियम बनाने का काम कौन करता है? व्यवस्थापिका। और दूसरा है कार्यपालिका का। अब आप स्कूल से ही समझ लीजिए, तो व्यवस्थापिका में नियम बन के आ गया हमारे पास कि सुबह 9 बजे स्कूल खुलेगा। अब कार्यपालिका हो गया जो कानून को लागू कराता है, जो काम को लागू कराता है। तो अब उसको लागू कराने वाले कौन लोग हो गए? हेडमास्टर हो गए, हम टीचर्स हो गए कि 9 बजे के बाद आओगे तो आप लोग को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। अगर हम लोग आने दे दें, इस नियम को नहीं माने तो आप मनमानी करते रहेंगे। तो उसको कार्यपालिका कौन हो गया? हम लोग जो उन नियमों का पालन करवाते हैं तुम लोगों से, जनता से, तो वो कार्यपालिका हो गया। और तीसरी आती है न्यायपालिका। मान लीजिए कोई विवाद हो गया, कोई कह दिया हम नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहे जितनी बजे आएँ, हम चाहे जितने बजे चाहे आएँ चाहे ना आएँ। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? हमको तो अधिकार है नहीं, इसके लिए न्यायपालिका बना दी गई। कोई मामला हो, कोई बात नहीं मान रहा, तो वो हम न्यायपालिका के पास चले जाएं कि देखिए ये नियम बनाया गया है और ये इस नियम का पालन नहीं करता। क्योंकि जो भी नागरिक है उसको संविधान के नियमों का पालन करना है। तो न्यायपालिका खुद ही जांच पड़ताल करेगी कि सही हो कि गलत हो, फिर अपना निर्णय देगी। तो ये 3 लोग मिलकर के सरकार के अंग हैं जिनसे सरकार बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो केंद्र सरकार में, उसको कहते हैं संसद। व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। तो आप ये मत घबरा जाइएगा व्यवस्थापिका क्या है, अलग चीज़ है, संसद अलग चीज़ है, नहीं। व्यवस्थापिका का नाम केंद्र के लिए संसद कहते हैं और राज्यों के लिए उसको क्या कहते हैं? विधानमंडल। राज्य में जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है विधानमंडल, नाम है ये उसका, और जो केंद्र में है उसको कहते हैं संसद। इसी तरह कार्यपालिका, जो केंद्र में कार्यपालिका है, जो काम कराती है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहलाती है। क्या नाम है उसका? केंद्रीय मंत्री परिषद। और जो राज्य में काम कराती है उसको कहते हैं राज्य मंत्री परिषद। तो ये कानून को लागू करवाती है। तीसरा है न्यायपालिका। तो केंद्र में जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है वो उच्चतम न्यायालय, और जो राज्य में सबसे बड़ी न्यायपालिका है वो उच्च न्यायालय। तो अब आपको समझ में आ गया कि सरकार में कौन से 3 अंग है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों मिलते हैं तो हम इनको कहते हैं सरकार। तो एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार। अब बात आती है कि संसद क्या है। जो संसद कहते हैं व्यवस्थापिका को, केंद्र सरकार की, उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर के संसद बनते हैं। तो अब आपको इसमें आगे बताया जाएगा कि संसद में कौन कौन है, लोकसभा कैसे, लोकसभा क्या सदन कहलाती है, उसके कैसे कार्य हैं। तो जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही इसकी जानकारी आप ले लीजिए। और लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है और हर हिस्से से लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है, और हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 होती है।
वर्तमान में 543 सदस्य हैं और 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से एंग्लो इंडियंस को चुना जाता है। तो इस तरह से 18 साल के लोग हैं, पूरा चुनाव होता है, वो मतदान करते हैं और ये लोकसभा के सदस्य चुनाव होते हैं। वो तो आप देखते ही ये चुनाव होता है जब, है ना। अब इनकी योग्यता, कोई भी व्यक्ति थोड़ी नहीं लोकसभा का सदस्य बन सकता, उसमें कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसको क्या जरूरी है? पहला कि वह भारत का नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। दूसरा, उसकी उम्र 25 साल हो। तीसरा, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। कोई सरकारी नौकर लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, सरकारी कर्मचारी। चौथा, वो पागल या दिवालिया ना हो, मतलब उसकी मेंटल स्थिति, जो मानसिक स्थिति है वो सही हो। तो इस तरह से लोकसभा का सदस्यों की योग्यता हो गई। अब बात आती है कि लोकसभा कितने साल के लिए चुनी जाती है। ये आपको मालूम है, 5 साल के लिए जो चुनाव होते हैं ना, हर 5 साल में होते हैं। फिर लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब लोकसभा कार्य क्या करती है, ये भी आपको बताया कि कानून बनाने का कार्य करती है ना, संसद है। मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखती है। कानून में संशोधन, मान लीजिए कोई कानून बन गया, उसको बदलना है तो कर सकती है। और जनता पर कर लगाने, खर्च करने का निर्णय भी वही लेती है। केंद्र लोकसभा कितना खर्च करना, किस चीज़ में टैक्स लगाना है, तो ये सब काम लोकसभा करती है। इसी तरह से दूसरा सदन है राज्यसभा, तो उसको उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और यहाँ पर अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। और इसमें 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो चुन के नहीं आते, उनका चयन कर देता है। वो कैसे लोग होते हैं? जो साहित्यकार, राष्ट्र वैज्ञानिक, कलाकार, समाज सेवी, जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में रखा जाता है। और बस बाकी तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है उतनी सेम है, लेकिन लोकसभा के लिए 25 साल आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अधिक से अधिक उसकी आयु 30 वर्ष होगी, तब भी वो राज्यसभा के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा का तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक ऐसा संगठन है जो कभी भी खत्म नहीं होता। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष हुआ, 1/3 सदस्य चले गए, फिर नए आ गए। इस तरह ये संगठन हमेशा बना रहता है। और लोकसभा तो भंग हो जाती है, 5 साल के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए राज्यसभा को और क्या कहते हैं? स्थायी सदन, हमेशा रहने वाला सदन है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके पदाधिकारी जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक। अब राज्यसभा का कार्य क्या है? राज्यसभा का कार्य भी यही है, कानून बनाना, संशोधन कार्य में सहमति देना, प्रस्ताव पारित करना, जो लोकसभा के कार्य हैं, है ना। ये कानून मिलके बनाते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून को बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव पहले तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बिल। और ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। बिल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक कहलाता है और एक धन विधेयक। तो साधारण विधेयक कैसे बनता है ये देखिए आप। तो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी पे भी पेश कर सकते हैं पहले, और इस विधेयक को कोई भी सदस्य भी पेश कर सकता है, जरूरी नहीं कि इसको मंत्री ही पेश करे। और इसके 3 चरण है। पहला चरण कहते हैं प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन में क्या होता है कि इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है, उसकी एक कॉपी जो प्रति होती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत में के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। मतलब पूरे सदस्यों को उसकी एक कॉपी दी जाती है, सबसे अनुमति ली जाती है कि ये प्रस्ताव रखा जा रहा है, कैसा है, क्या है। फिर दूसरे वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन में इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है, फिर आपस में राय सलाह करते हैं और समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है, और जो आवश्यक संशोधन करने होते हैं वो भी द्वितीय वाचन में समाप्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में
क्या होता है कि विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है, अब उसमें चेंजेस नहीं होते। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है और इस चरण में विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं होता। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसको मिल जाता है तो ये विधेयक पारित हो जाता है और विधेयक स्वीकृत हो जाता है और दूसरे सदन में इसको भेज दिया जाता है, वहाँ भी स्वीकृति के लिए। वहाँ भी इसी तरह प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होता है और जब वहाँ से भी स्वीकृति प्राप्त कर लेता है दूसरे सदन से भी विधेयक, तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब उसमें हस्ताक्षर कर देता है तब वो कानून बन जाता है। मतलब दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर राज्यसभा से विधेयक उठा है तो वो उधर पेश किया जाएगा और लोकसभा से उठा है विधेयक तो वो राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के जब उसमें हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी वो कानून बनता है। तो इसकी कई बिंदु हैं, कई प्रक्रियाएं हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है इसमें। और जो धन विधेयक होता है उसके लिए अलग होता है, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए उसको रख सकती है, उसका अलग, उसको मंत्री ही पेश कर सकते हैं। इस तरह से ये धन विधेयक की बात हो गई। और कुछ थोड़ी सी बात है आपके उत्तर प्रदेश के बारे में भी इसमें दिया है आपकी किताब में कि हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, विधानमंडल, और यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। जो यहाँ की संसद है यानी कार्यपालिका है वो राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से मिलती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको उत्तर प्रदेश की थोड़ी, विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इससे अभी हम इसकी गतिविधि कराएंगे, आप ही लोगों को कानून बनाना, प्रस्ताव पेश करना सब सिखाएंगे। और जो भी दिक्कत हो, जो भी थ्योरी में आपको समझ में ना हो, कमेंट्स बॉक्स में करिए, मैं आपका उसका समाधान करूँगी। धन्यवाद।